Hello, dear student. Assalamu alaikum. How are you? Eid Mubarak to all the students who are watching this video. In continuation to the previous lesson which I have took before the Eid, so we have thoroughly studied about the fundamental rights. Now we have to understand that features of the fundamental right. What are the features of the fundamental right? ये हमें आज हम डिस्कस करेंगे. Fundamental right granted by the Constitution have been categorized into two different parts. One, some of them are available only to the citizens of India, while others are available to all the citizens, foreigner, legal person, corporation, companies, all other person associated with this foreign policy. Then we have to understand that फंडामेंटल राइट को हमने दो कैटेगरी में कॉन्स्टिट्यूशन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक तो उनके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडिया के रहने वाले हैं, और बाकी दूसरे लोग जो फॉरिनर हैं, लीगल पर्सन है, कॉरपोरेशन है, कंपनी है, कंपनीज वगैरह, उनके लिए जो है सेपरेट टाइप के फंडामेंटल राइट्स रखे हुए हैं. तो उसके बाद आ गया, ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि फंडामेंटल राइट क्या है. एक्चुअली फंडामेंटल राइट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. ये क्वालिफाइड है. द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम. स्टेट जो है इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज कर सकती है. हाउ एवर वेदर सच रिस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल और नॉट इज टू बी डिसाइडेड बाई द कोर्ट. हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है, दोनों में से कोई भी कोर्ट जो है ये डिसाइड कर सकती है क्या ये रीजनेबल है या नहीं है. दस दे स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज ए होल. इसमें जो है एक बैलेंस जो है बनाया हुआ है कि स्टेट के राइट्स कौन से हैं और इंडिविजुअल के राइट्स कौन से हैं, और इंडिविजुअल की लिबर्टी, सोशल कंट्रोल जो है इस पर पूरी जो है डिस्कस किया गया है. इसमें बहुत सारे जो हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट. बहुत सारे फंडामेंटल राइट जो हैं जो अवेलेबल हैं किसके लिए? आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट. कि स्टेट जो है कोई जुल्म और सितम जो है इंडिविजुअल पे ना करे, इंडिविजुअल्स को उसके राइट जो है प्रॉपर देने चाहिए, विद ए फ्यू एक्सेप्शन लाइक दोज अगेंस्ट द स्टेट एक्शन एंड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स. इनमें बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो स्टेट के खिलाफ हैं. स्टेट की जो है एक्साइजिंग पावर जो है उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, उनके ऊपर लिमिटेशन जो है इम्पोज करते हैं. दैट स्टेट कैन एग्जीक्यूट देयर पावर विद इन द डोमेन ऑफ द लॉ, बट स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर, कैन नॉट करप्ट द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल जो है. हेंस कॉन्स्टिट्यूशन हैव ब्रीफली enumerated the fundamental rights in part 3 of the constitution and gives equal responsibility and freedom to the citizens of India. तो उसके बाद क्या है? सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर्स वाइल अदर्स आर पॉजिटिव इन कैरेक्टर. इनमें कुछ नेगेटिव इन कैरेक्टर हैं जो स्टेट की को मतलब क्या करते हैं, दैट स्टेट शैल नॉट, जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है कि स्टेट ये काम नहीं करेगी. वो दोज फंडामेंटल राइट्स आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर्स जो है. वाइल अदर्स जो लिबर्टी देते हैं स्टेट को या इंडिविजुअल को कि आप ये काम कर सकते हैं, वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है. वाइल अदर्स आर पॉजिटिव कन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेज ऑन द पर्सन जो है, जो है कुछ स्पेशल राइट्स जो हैं लोगों को देते हैं यहाँ के सिटीजन्स को, तो वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं. अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है क्या वेदर फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल और नॉट. यस, it's fact that fundamental rights are justiciable in nature. That is, you can get justice from the court. That if anybody is violating your fundamental rights, you can directly go to the Supreme Court or higher court for the protection of your fundamental rights. तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है डिफरेंट किस्म की रिट्स रखी हुई हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एक है, 6 फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. उसमें जो है अंडर आर्टिकल 226 में जो है हाई कोर्ट में आप जाकर रिट लगा सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स की जो है वायलेशन हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है
आप अंडर आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है आप जा सकते हैं कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो उसके बाद यह ज़रूरी है, दे आर डिफेंडेड ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट करता है भाई? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर हेंस द एग्रीवेटेड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ने अगर कोई यहाँ पे किसी भी मसले के ऊपर, किसी भी केस के ऊपर जो है उन्होंने अपनी जो है हेयरिंग की है और फिर आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं है। आपकी ये अपना एक स्पेशल आपको लीगल राइट है। आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में हो, किसी भी जा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की डिसीजन के अगेंस्ट आप जा रहे हो, वैसा नहीं है। उसके बाद क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट और नॉट परमानेंट। जो है ये परमानेंट नहीं है, ये सैक्रोसेंट नहीं है। दे कैन कम अंडर द डोमेन ऑफ द अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन। जो है इसमें ये जो है इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स और curtail द फंडामेंटल राइट्स जो है। बट कुछ मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो पार्लियामेंट नहीं कर सकती, उनके अंदर अमेंडमेंट जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 2021 जो है, दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द स्टेट पार्लियामेंट जो है। तो उसके बाद पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट इसको फंडामेंटल राइट को कर सकती है, इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, जैसा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, स्टेट ने क्या किया, उसको क्या क्या डाइल्यूट कर दिया, रिपील कर दिया और उसको एंड मेड इट ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A जो है, राइट प्रॉपर्टी को डिलीट कर किया गया था और उसको क्या बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया, राइट टू प्रॉपर्टी जो है। तो इससे हमें ये चीज़ जो है पूरी ट्रांसपेरेंट और बहुत कंस्पिक्यूस है कि हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि फंडामेंटल राइट को जो है अमेंडमेंट इसकी की जा सकती है। लेकिन बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पार्लियामेंट कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अल्टर नहीं कर सकता। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये किसकी कौन सा केस है? ये केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, जिसमें जो है ये एक डिसीजन आया था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट जो है इसको मॉडिफाई कर सकता है, जैसे प्रीम्बल को और फंडामेंटल राइट को, इनको मॉडिफिकेशन इनकी हो सकती है, इनके अंदर अल्ट्रेशन हो सकती है, बट पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अल्टर नहीं कर सकता। हम लेटर्स बाद में ये पढ़ेंगे आगे आने वाले हमारे चैप्टर्स में कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं। उसके बाद जो है द अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन्ड जो है इसको हम एक सेपरेट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसको अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। उसके बाद की क्या है कि क्या फंडामेंटल राइट्स जो है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 किस्म की इमरजेंसी होती हैं, NSF जिसे कहते हैं हम, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, क्या इसमें हम इसको फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है? Yes, they can be suspended during the operation of national emergency, except the rights granted by Article 20 and 21 जो है, आर्टिकल 20 और 21 जो है ये कभी भी क्या नहीं हो सकते, सस्पेंड नहीं किए जा सकते। फर्दर द 6th फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड only when emergency is declared on grounds of war, external emergency और एक्सटर्नल एग्रेशन। जो अगर कहीं किसी मुल्क के साथ जो है कुछ इंडिया का एक स्टैंड ऑफ हो जाता है और फिर वो वॉर डिक्लेरेशन हो जाती है, तो इन दैट केस में जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उनको सस्पेंड किया जा सकता है, बट ओनली टू फंडामेंटल राइट्स जो है कैन नॉट बी
cannot be suspended even in case of national emergency. वो कौन से हैं? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये नहीं कभी मतलब इनको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद क्या है, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्मर्ड रिबिलियन या इंटरनल इमरजेंसी। अगर आर्मर्ड रिबिलियन होता है मतलब आर्मी की किसी कंटोनमेंट एरिया में जो है इनके अंदर अब कोई कुछ इनके अंदर जो है हालात बिगड़ जाते हैं, आर्मी जो है इसका एक रेबिलियस नेचर जो है एक्सप्लोर हो जाता है, तो उससे ये फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड नहीं किए जा सकते। या इंटरनल इमरजेंसी, जैसे कि इंडिया के अंदर कुछ अपनी प्रॉब्लम चल रही है स्टेट के खिलाफ, या कुछ ऐसे इश्यूज जो हैं राइज हुए हैं, तो उसमें जो है स्टेट सस्पेंड नहीं कर सकती है। सिर्फ फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड किया जा सकता एक्सटर्नल एग्रेशन या क्या हो इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर जो है। द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सप्लेंड जो है ये हम एक सेपरेट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A। स्कोप ऑफ ऑपरेशन जो है इनकी कि हम इनको कब ऑपरेट कर सकते हैं, ये आर्टिकल 31A में दिया है। सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स ETC जो है आर्टिकल 31A में दिया हुआ है ये। एंड आर्टिकल 31B जो है वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन जो है किस तरह से कौन से एक्ट जो है वो उनकी वैलिडिटी रहेगी और किन एक्ट्स को हम रेगुलेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन द 9th शेड्यूल, वो 9th शेड्यूल में दिया हुआ है। और आर्टिकल 31C में जो है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग अफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसमें ये पूरी तरह से मेंशन है। देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर आर्मर्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस सर्विस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट, आर्टिकल 33 जो है। ठीक, उसके बाद जो है देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। अगर क्या हो उसके बाद अगर मार्शल लॉ हो इंडिया के अंदर जो है इन्फोर्स हो किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, तो उसमें मिलिट्री मार्शल लॉ मींस मिलिट्री रूल जो है इम्पोज्ड अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस टू रिस्टोर ऑर्डर, आर्टिकल 34 जो है इसमें। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ये नेशनल इमरजेंसी से ये डिफरेंट है बिल्कुल। अगर किसी स्टेट में जो है मार्शल लॉ इम्पोज हो तो उस केस में भी जो है आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल सेल्फ एक्सिक्यूटिव व्हाइल a few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them. Such a law can be made only by the parliament, not by the state legislature, so that uniformity through the country is maintained. ये लॉ जो है इसमें बहुत सारे जो हैं डायरेक्टली इन्फोर्सेबल हैं, कुछ जो हैं इनमें इन्फोर्स किए जाते हैं ऑन बेसिस ऑफ लॉ, कानून की मुताबिक जो है। मेड फॉर गिविंग इफेक्ट, सच लॉ कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट। सिर्फ जो है ऐसे कानून पार्लियामेंट बना सकती है एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसमें नहीं कर सकती है। सो दैट यूनिफॉर्मिटी थ्रू द कंट्री इज मेंटेन्ड, ताकि कंट्री के अंदर जो है एक आपसी रबता जो है इनकी यूनिटी और जो है यूनिफॉर्मिटी ये मेंटेन रह सके। आर्टिकल 35 है। ठीक है, आर्टिकल 12 से ये स्टार्ट हुए हैं, 35 पे जो है इसका एंड हो रहा है। तो कल हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट क्या है। आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे और ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। उसके बाद 35 तक हम पूरे आर्टिकल जो है टुमारो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी आर्टिकल राइट फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 35। तो हम पूरे कल इसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इनफ टुडे, होप टू मीट यू इंशाल्लाह टुमारो। ओके, थैंक्स।